वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले 2 टर्म से मनोविज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। और सर्वप्रथम हमने मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान को परिभाषित किया। इसके पश्चात हमने जो मेन टॉपिक है हमारा अधिगम, मतलब शिक्षा में तो अधिगम के बिना कुछ है ही नहीं, सभी में अधिगम की जरूरत पड़ती है, लेकिन मनोविज्ञान बिना अधिगम के शून्य हो जाता है। मैंने आपको बताया कि बुक्स में नाम ही अधिगम का मनोविज्ञान देते हैं बहुत से राइटर, या शिक्षा अधिगम मनोविज्ञान, और सिंपली शिक्षा मनोविज्ञान तो खैर है ही है। तो इस सिलसिले में अधिगम के 2 मेजर पॉइंट हैं। सीखने की प्रक्रिया में 2 तत्व निहित हैं, परिपक्वता, दूसरा पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी, परिपक्वता, इसका भी अपने आप में महत्व है। और हम कहीं न कहीं इसमें गलती करते हैं और उसमें से 1% ही कहीं सफलता अपने रूप में राजी होते हैं, बाकी असफलताएं ज्यादा होती हैं। कल भी अपन इस बात में कहीं के उदाहरण के रूप में बता ही देते हैं कि बालक का एक एज फैक्टर भी अधिगम में बड़ी भूमिका अदा करता है। तो इसलिए उसको ये दिए कि यदि अपन 2 जुड़वा भाई, 2 जुड़वा बहन पे भी कोई प्रयोग करते हैं तो इतना नहीं कि बहुत ज्यादा विसंगति हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि परिपक्वता भी सीखने में अपनी अहम भूमिका रखती है, और अपन समय समय उदाहरण देते रहेंगे पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की। और यदि पूर्व में अनुभव है तो भी सीखना स्थायी होता है। जो मैंने अंगीठी का उदाहरण बताया कि बालक हाथ को वापिस नहीं जाएगा, उसे पता है कि आग से हाथ जल जाता है। तो ये 2 मोटी बातें हैं, मैच्योरिटी और प्रीवियस एक्सपीरियंस। फिर आता है सीखने की प्रक्रिया में सोपान। तो मनोवैज्ञानिक मिलर एंड डॉलार्ड ने उसी से रिलेटेड जो 2 मैंने तत्व लिखे हैं अपना स्टेटमेंट जारी किया, और ज्यादा स्पष्ट रूप से डेसिल महोदय ने सोपान बताए। उन्होंने कहा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ऑब्जेक्ट हमारा लक्ष्य, बाधा प्रॉब्लम तो आती है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं, अलग अलग इंटरेक्शन करना, सबलीकरण जिसको पुनर्बलन बोलते, शाबाश पर कहते क्लास में, शाबाश बेटा, रीइंफोर्समेंट, सामान्यकरण। जब हम सीख जाते हैं तो हम जनरलाइज करते हैं कि नमक खारा होता है, अम्ल खट्टे होते हैं। तो इस प्रकार से जनरलाइजेशन सीखने का अंतिम परिणाम है। अब आता है सीखने के सिद्धांत और नियम। मनोवैज्ञानिक सीटी मॉर्गन ने अधिगम को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहले बताया शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दूसरे बताया अनुकूल नैमित्तिक अधिगम, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी। तीसरा बताया प्रत्यक्ष अधिगम, परसेप्चुअल लर्निंग। आपस में जो मनोवैज्ञानिक थे बहुत सारे, चाहे थॉर्नडाइक हो, मिलर हो, डोनाल्ड हो, हल हो, गुथरी हो, उपरोक्त सिद्धांतों में उनके मतभेद हुए, और मतभेद के परिणाम स्वरूप सिद्धांतों को 2 प्रमुख भागों में बांटा। पहला बांटा अधिगम के साहचर्य सिद्धांत, एसोसिएट थ्योरी ऑफ लर्निंग। दूसरा बांटा अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो 2 मोटे रूप में बात दिया सीखने के सिद्धांतों को। तो उसमें हमारा जो पहला सिद्धांत है वो साहचर्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। उसी के तहत उत्तेजक अनुक्रिया
थ्योरी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस का मतलब उत्तेजना और रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया। क्रिया होती है, जैसे आप न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा और तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि आप बंदूक से गोली दाग रहे हैं तो यदि आपने ध्यान रखा तो पीछे आपका कंधे पे झटका तो लगेगा ही, और ज्यादा ध्यान नहीं रखा तो कंधा ही उड़ जाएगा, निकल जाएगी हड्डी। तो क्रिया प्रतिक्रिया, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, फिर संबंधवाद या संयोजनवाद भी कहते हैं, कनेक्शनिज्म, और मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा कि किसी भी कार्य के लिए उत्तेजक को एस से रिप्रेजेंट किया और जिसके कारण जो प्रतिक्रिया होती है उससे आर से रिप्रेजेंट किया, तो इसको एसआर थ्योरी भी कह सकते हैं हम शॉर्ट में। और उन्होंने बिल्ली का प्रयोग किया कि जो बिल्ली है उसके पिंजड़े के बाहर कोई चीज पड़ी है खाने की और उस पिंजड़े पे बटन था। अब बिल्ली छटपटा रही थी, इधर पैर इधर पंजा मारे, अचानक से उसके उस पे पेड़ लग गया बटन पे और बाहर आ गई। अब रोज ऐसे बाहर रखना, बिल्ली को अंदर रखना, तो ये स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी का प्रयोग है कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया कि बिल्ली बार बार प्रयत्न करके उस बटन को दबाने में कामयाब हो गई। तो ये एसआर थ्योरी है। इसके बाद थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है, सिद्धांत से ही उन्होंने अलग से नियम बताए। तो उनका पहला नियम तत्परता का, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा नियम अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तीसरा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ अफेक्ट। अब विद्यार्थियों, हमें यह थ्योरी के बनस्पत उसके सार आने चाहिए। हम लिख दे केवल बातें, तत्परता का मतलब सदैव तत्पर रहना, तैयार रहना, वो तो सब जानते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीएड एसटीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो प्रतिभागी होते हैं बड़े मंजे हुए होते हैं, और जो आजकल पेपर ऑब्जेक्टिव आता है सब्जेक्टिव हो, तो उसके अंदर अपन जो है थोड़ा सा लिखने से ही इतिश्री कर लें, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको उससे क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या ज्ञान मिला। तो तत्परता के नियम का मतलब ये होता है कि बालक तैयार कब होगा, जो आप बीएड में और एसटीसी में पढ़ते हैं कि शिक्षक नवीन पाठ पढ़ाते समय पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर रुचि जागृत करते हैं। जैसे अपन अम्ल क्षार लवण पढ़ा रहे हैं, सपोज करो मैं आपको अम्ल का पाठ पढ़ा रहा हूं, तो मैं बालकों से जाकर के आप कौन कौन से पदार्थों के बारे में जानते हो, बालक बहुत सारे पदार्थों के नाम बता देंगे, क्या आप इनमें से कुछ अलग टेस्ट वाले पदार्थों के बारे में बताएंगे, तो वो बता देंगे इसका कसड़ा होता है, कॉमन बोलने लग जाएंगे, तो उसका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता है। फिर थोड़ी देर में आप उनसे पूछेंगे कि कुछ प्राकृतिक फलों के नाम बताओ, तो बता देंगे नींबू संतरा नारंगी। फिर अपन उनसे पूछें इनमें से कुछ खट्टे फलों के नाम बताओ, तो फिर बोलेंगे नींबू, या मतलब जो है नारंगी, आंवला, से उनको आभास होता है। फिर आप उनसे पूछेंगे इनमें खट्टापन किन कारणों से होता है, तो बालक क्या हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अम्ल का ज्ञान नहीं, स्वाद का ज्ञान तो है कि ये खट्टा होता है, ये उदासीन होता है, कसेला होता है, लेकिन तो अब आप तत्पर हो गए, उनको पता है कि इसमें कुछ अलग चीज है जो आज सर पढ़ाएंगे। तो तत्परता का मतलब सदैव तैयार रहे बच्चे पढ़ने के लिए क्लास में। प्रेयर तो यही है, लेकिन प्रेयर के बाद जब नवीन पाठ अपन पढ़ाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में जब कोई नया पाठ प्रारंभ करते हो प्रीवियस नॉलेज पे आप ज्यादा जोर दें, तो पूर्व ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछकर उसमें रुचि जागृत करते, इसलिए उसमें तत्व करता है। अभ्यास का नियम, कोई चीज में करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, सिल पर सिल कहते चट्टान, सिल पर रसरी आवत जावत पड़े निशान।
कुएं के मेड़ के ऊपर आप जब धापड़ा बोलते हैं हम भाषा में उसको देखते हैं, तो जब पहले अपन डोली से पानी निकालते थे, बाल्टी से पानी निकालते थे, तो उससे शिला की जो किनारे होते थे उस पे निशान बन जाया करते थे। इसी प्रकार से साइकिल है, कोई भी बालक की बालिका साइकिल चलाना सीखते हैं तो आसपास जो बैठ रहते हैं गली मोहल्ले में या चबूतरे पर, वो क्या कहते हैं, बोले जब तक घुटने नहीं फूटेंगे तब तक साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। पहले से ही उन्हें पता है कि एक बार बैठने से तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। तो अभ्यास का नियम और उपयोग अनुपयोग की बात जब हम कर रहे हैं उसको दो प्रकार से, तो जो साइकिल चलाना है वो हम बार बार अभ्यास करते हैं तो एक दिन साइकिल ठीक है, एक दो बार घुटने लाल हो जाते हैं, कभी हाथ के लग जाती, कौड़ी के लग जाती गिरने पर, लेकिन साइकिल चलाना बालक सीख जाता है। चित्रकारी, अब किसी को गॉड गिफ्ट राइटिंग अच्छी होती है, किसी का पेन पेंसिल का जन्मजात गुण होते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ड्राइंग तो बनानी पड़ती है। तो अब जो अपनी कंपलसरी चित्रकारी है, ड्राइंग चलती थी पहले 6th 7th 8th में, इवन कहीं 9th 10th में रहती थी, लेकिन 6th 7th 8th तो आज भी है। तो वहां ड्राइंग को बार बार बैंगन सही नहीं बना, आम का चित्र सही नहीं बना, भिंडी सही नहीं बनी, अम्ब्रेला सही नहीं बनी, तो चित्रकारी में वो उसका अभ्यास करता रहता है। टाइपिंग करने जाते हैं तो टाइपिंग में आप हाथ चला रहे हैं, फिर याद रहता है ASD FG सेमीकोलन L के, तो बार बार आप, कंप्यूटर तो अब आया लेकिन पहले टाइपिंग हुआ करती थी, तो टाइप करना भी बार बार गलती करके आप उसको टाइपिंग 6 महीने में, कोई 3 महीने में सीख जाता है, किसी को 6 महीने लगते हैं, 12 महीने भी, स्पीड बनाने के 2-2 साल लग जाते हैं। तो ये अभ्यास का नियम है। संगीत में आपकी राग नहीं आ रही, सा रे मा गा पा धानी, लेकिन उसको वो अपने भले अंतर्जात है, हिडन टैलेंट है, लेकिन बाहरी रूप से उसका जो शिक्षक आपको सिखा रहा है बार बार उसको आपको उलाना देना पड़ेगा और आपको भी उसको आत्मसात करना पड़ेगा। क्रिकेट खेलते हैं तो वहां भी बैटिंग करना, बॉलिंग करना, हॉकी के अंदर हॉकी को कैसे पकड़ना, कैसे शॉट मारना है, तो ये सब और अन्य खेल जो होते हैं उनमें भी मतलब जो है अभ्यास के नियम में उपयोग आता है। अनुप्रयोग की बात आती है, अभ्यास तो है, लेकिन गाना, आप गाने गा रहे हो उसमें भी आपको सुधार, बजाना, खिलाड़ी देरी से खेलने जाता है तो ठीक से नहीं खेल पाता है क्योंकि भूल जाता है। अभी आप कोई स्कूटी चलाने जाते हैं या एक्सल विकी जो भी है चला रहे हो और आप 2 दिन 5 दिन 7 दिन गए, फिर बाद में गैप आ जाता है, तो अपने को वापिस कॉन्फिडेंस को लेवल में लाने में टाइम लगता है। बाकी आप 8 दिन पहले आपके था कि कल मैं बिल्कुल पीछे किसी को बैठने की जरूरत नहीं और आराम से सीख गया। तो ये खेल में भी ये होता है, आप कबड्डी खो खो कंटिन्यू खेल रहे, बैडमिंटन बास्केटबॉल, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और खेल का मतलब इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे आप में और पढ़ने की क्षमता भी अच्छी होती है। तो अनुप्रयोग वाले में ऐसा, तो ये टोटल अभ्यास के नियम आता है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, प्रभाव का नियम, बालकों पर आपका अमिट प्रभाव रहना चाहिए, ऐसा अपन रोजमर्रा में बोलते हैं। तो उसके लिए तो टीचर इज ए मॉडल, प्रतिमान के रूप में होता है, वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन वास्तव में प्रभाव, वास्तविकता की ओर जब जाते हैं तो बालक की प्रशंसा करना, अब देखा रीइंफोर्समेंट की जो बात हो रही है उसमें भी तो वहां यही है, अपन क्या कहते हैं, किसी क्वेश्चन पूछते हैं, बता दिया शाबाश, तो ये शाबाश क्या है, पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है। कभी उसको सबके सामने प्रशंसा की तो बालक में आप प्रभाव पड़ा, उसको लगन लगी कि मुझे कल और याद करके आना, मेरे अब 10 में से 10 आने चाहिए, 5 सवाल पूछे 5 के जवाब दूंगा। तो प्रभाव के नियम में प्रशंसा या आप उसको पुरस्कार, और कभी कभी दंड भी देना पड़ता है सीखने के लिए, तो पुरस्कार और दंड भी उसमें लागू है, मिलने पर जल्दी सीखता है। डंडे के बल से भी भय बिना प्रीति नहीं, तुलसीदास जी ने कहा कि भय बिना प्रीति नहीं होती है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, जिनके उदाहरण देते हुए हमने इनको समझने का प्रयास किया। अब यहां यह आता है कि जो हमारा साहचर्य सिद्धांत में थॉर्नडाइक के साथ साथ दूसरे जो वैज्ञानिक थे कोहलर महोदय, उन्होंने वन मानस से प्रयोग किया और वो आगे बढ़ेंगे। उससे पहले संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत प्रतिपादन किया पेवलोव, कहीं पावलोव, PAVLOV,
पावलोविच राइट है, पेवलेव लिखा तो भी ठीक है, अंग्रेजी वर्जन है, कहीं न कहीं उसमें साइलेंट वर्ड की उसमें, तो ज्यादा पावलोव याद रखें, अच्छे से याद रहेगा। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव ने दिया, और पावलोव का जो प्रयोग था उसने एक कुत्ते के रूप में कुत्ता लिया, और सर्वप्रथम घंटी जब बजाई तो अस्वाभाविक उत्तेजना उसमें, तो घंटी बजना क्या है, अस्वाभाविक उत्तेजना है। के बाद शीघ्र ही भोजन उसको मिल गया तो स्वाभाविक उत्तेजना है। फलस्वरूप कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी, ये कार्य प्रणाली कई बार दोहराई गई, और धीरे धीरे घंटी की आवाज अस्वाभाविक उत्तेजना का संबंध स्वाभाविक उत्तेजना यानी लार टपकने से हो गया। जो ही घंटी बजेगी कुत्ते के मुंह में उधर लार आ जाएगी भोजन के लिए, तो घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। इस संबंध को प्रत्यावर्तन द्वारा सीखना कहते हैं। अब प्रत्यावर्तन द्वारा सीखने की बात जब हुई तो इसमें आप लोगों को यह शास्त्रीय अनुबंधन लागू होता है, क्लासिकल कंडीशनल संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थर्ड रैंक दिया पजल बॉक्स वाला, एक के ऊपर एक। तो पावलोव का प्रयोग में आप पुनः मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जो स्वाभाविक उद्दीपन है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वो नेचुरल रिस्पॉन्स है, भोजन और लार का स्त्रावण होना। अनुबंधन के बाद भोजन घंटी की आवाज सुनता है तो लार टपकने लग जाती है। तो इस प्रकार से पावलोव का कुत्ते का प्रयोग में स्वाभाविक और अस्वाभाविक आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, जिससे कि आप उसको बता सकते हैं। फिर इसमें गेस्टाल्ट थ्योरी आगे, जिसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कॉलर ने वन मानुष में प्रयोग किया था। उसने मतलब जो है अंदर दो छड़ी रख दी पिंजड़े में और वन मानुष को रख दिया, और बाहर केले पड़े थे, तो उसने क्या किया, छड़ी से खेलता रहा, फिर दूसरी छड़ी से लिया तो उसने देखा दो छड़ी को आपस में लड़ाता रहा, तो एक के दूसरे सिरे में दूसरी फिट हो गई। अब फिट हो गई तो उसकी छड़ी लंबी हो गई, लंबी हो गई तो उसने बाहर उस छड़ी के माध्यम से उस केले को पकड़ने की कोशिश की, और वास्तव में उसमें सफल हो गया। तो उसकी सूझ काम कही, उसकी सूझ अपने आप में सूझबूझ नहीं है। तो इस प्रकार से, और एक बॉक्स का प्रयोग किया, एक बॉक्स था आसपास तीन रख दिया अलग अलग, मतलब एक के ऊपर एक रखा, और खड़ा होकर के उसने जो केला टंगा हुआ था उसको प्राप्त कर लिया। तो ये गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से प्रयोग है। अब अपने प्रयोग तो पढ़ लिए, कहानी किससे थर्ड पार्ट फिफ्थ सिक्स लेते हैं। अपना यहाँ मेन जो उद्देश्य है, बीएड की परीक्षा पास नहीं करनी है या एसटीसी की परीक्षा पास नहीं करनी है, डीएलएड नहीं करनी है, अपने को ये कि रिट जो लेवल फर्स्ट लेवल सेकेंड में मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिगम से रिलेटेड, जो शिक्षा में महत्ता रखते हैं, भाई जो पढ़ा वो भी पूछा जाता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन बारीकी पे आते हो क्योंकि कंपटीशन है। पहले क्या होता था कि अपन ने 5 भौगोलिक मुहावरे याद कर लिए, 50 पर्यायवाची याद कर लिए, हिंदी में पर्यायवाची विलोम शब्द युग्म थोड़े थोड़े याद कर लिए, क्योंकि वही घूम फिर के आया करते थे, क्योंकि पढ़ने वाले कम थे और नौकरियां ज्यादा थी। आज हालात ये कि पढ़ने वाले लाखों में हो गए, विश्व को ले तो करोड़ों में है, लेकिन भारतवर्ष की बात करें तो लाखों में है। एक स्टेट की बात करते हैं, राजस्थान में अभी 6, 7, 8 नवंबर को सिपाही के एग्जाम होगा, तो पेपर में पहले आ गया कि 25 लाख फार्म करे, करीब 17, 18, 20 लाख परीक्षा में बैठेंगे, कुछ कैंसिल हो जाते कुछ नहीं देते। अब 17, 18 लाख को परीक्षा करवाना, तो पेपर सेटर को भी आप समझिए कि उस निश्चित समय अंतराल में कैसा पेपर दिया जाए जिसमें मतलब जो है कंपटीशन, जो हमारे एग्जाम कंट्रोलर है, बोर्ड जो होता है, वो कैसे रिजल्ट आउट करे, उसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए पेपर का उसमें सरल भी रखना पड़ता है। ये नहीं कि सारे टप दे दी जाए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे, यानी कैसे बेसिक एफिशिएंसी आप में दक्षता होनी चाहिए स्टूडेंट में और टीचर में, कहने का मतलब ये है। तो हमें छोटी छोटी चीज आनी चाहिए जिससे कि आप आसानी से उस पेपर को करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो शैक्षिक महत्व की दृष्टि से जो 2 प्रकार के हमने पढ़े, पहला तो थॉर्नडाइक ने पढ़ा, थॉर्नडाइक ने सीखने में प्रेरणा पर बल दिया और बालक को सीखने से पूर्व से अभिप्रेरित करना चाहिए।
अब जैसे उठना, बैठना, पकड़ना, चलना, प्रयास एवं भूल का प्रयोग होता है, और ये विधि गणित एवं व्याकरण आदि को सीखने के लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि ट्रायल एरर है तो क्या होगा कि गणित और जो व्याकरण है उसमें, और वैज्ञानिक आविष्कार जो होते हैं अपन, क्योंकि पहले वो गलती करता है, खुद ही गलती करता है, अभी तो सीख करके आपको नई चीज देता है कि इससे तो बिजली चलेगी, इससे सौर ऊर्जा बनेगी। तो जो खोजबीन आजकल बीच में लॉक जुम्बिस के टाइम में 6ठी 7वीं 8वीं में, मतलब जो है 9-10 में तो बोर्ड का था ही, 6ठी 7वीं 8वीं में खोज अनुसंधान के द्वारा विज्ञान, खोज विज्ञान, तो वो इससे आविष्कार को दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि उसमें प्रैक्टिकल किट, मिडिल स्कूल में भी किट पहुंचाए गए और टीचर्स को हिदायत दी गई कि इस प्रकार से पढ़ाई। तो थॉर्नडाइक का ये सूझ का नियम। अब जो अलग से थॉर्नडाइक के अलावा जो हमारे पावलोव महोदय ने, कॉलर महोदय ने जो दिया, उससे क्या है, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, इसमें आप में क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है, चाहे आप कोई भी चीज के दिमाग लगाया जाता है। दूसरा, बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति को विकास, गणित शिक्षण में लाभप्रद, गणित में जब तक सूझबूझ नहीं है तब तक उसमें कैसे पजल को आप करोगे। कला, संगीत, साहित्य में भी यही होता है। और स्वयं खोज करके ज्ञान का अर्जन करने के लिए इसको विवेक और चिंतन पे भी जोर दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपको मतलब जो है कैसे थॉर्नडाइक महोदय ने, पावलोव महोदय ने और गेस्टाल्ट थ्योरी के माध्यम से हमने अलग अलग प्रयोगों को, प्रयोग तो बहुत छोटे लेवल के हैं क्योंकि आप बीएड एमएड में उनको पढ़ के आते हैं, लेकिन कैसे हम उनको निकाल पाए। तो अब और मैं आपको इसमें बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है कि लेवल फर्स्ट में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर तैयार किए जाते हैं, और वह विशेष रूप से डीएलएड जो हमारे एसटीसी करे हुए छात्र छात्राएं हैं उनके लेवल का पेपर देते हैं, और उनसे अपेक्षा ही की जाती है कि बच्चों को पढ़ाना है। तो छोटे बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते सिखाते समय भी संबंध प्रत्यावर्तन विधि जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया, संबंध प्रत्यावर्तन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए फॉर एप्पल से संबंधित गिनती, आपको काउंटिंग, पहले तो स्लेट आती थी जिसमें 1 2 3 यूं ऊपर नीचे उसको करते थे बच्चे। आज के 30 साल पहले ऐसी स्लेट हाथी बाटा अजमेर बनती थी, मतलब सभी जगह, जयपुर में भी थी, लेकिन जो हमारा आसपास सराउंडिंग है तो उसके द्वारा उसको काउंट, यानी और फिर मोतियों की माला होती है, कहीं मणियों की माला, तो मोती मणियों की माला रुद्राक्ष वगैरह इसलिए नहीं कि बच्चा नीचे रखे रहो, तो मोती जो आते हैं ओरिजिनल तो नहीं, जो बाजार में नकली मोती मिलते हैं माला, ऐसी मालाएं बच्चे को देते रहो, उसको काउंट करता था। तो इसमें प्रत्यावर्तन, जो संबंध प्रत्यावर्तन विधि है, वो बच्चों के लिए अल्फाबेट सिखाने हो चाहे उसको काउंटिंग सिखानी, गिनती सिखानी हो, इसका प्रयोग होता है। और जो सूझ विधि है वो बीज गणित में आप देखिए थोड़ा मोती एक दूसरे, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, किसको किससे पहले लेना है, किसको किससे कोष्टक से बाहर रखना है, तो ये सूझ का काम है। तो सूझ विधि में बीज गणित, तो थॉर्नडाइक का जो संबंध हुआ था 1874 से 1949 में उन्होंने, और वहां पे उन्होंने मोनोग्राफ एनिमल इंटेलिजेंस 1989 में प्रकाशित किया। उनकी एक पुस्तक रचना है मोनोग्राफ एनिमल इंटेलिजेंस 1989 में 1989 में प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से आप विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि थॉर्नडाइक महोदय ने जो संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत दिया, उसमें बच्चों की काउंटिंग को सीखने में आपको आसानी रहती है, तो उसको आप आसानी से सिखा सकते हैं। फिर जोर देने अपने सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें 3 प्रकार के कारक, शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और पर्यावरण कारक। अब शारीरिक कारक जो होता है, फिजिकली अपन सही नहीं है, अपन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है। दूसरा अपना मेंटल स्वस्थ हो गया, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, मेंटल हेल्थ भी कोर्स में मनोविज्ञान में, अब आपके इसमें है या नहीं है, लेकिन वैसे जो है अपन मनोविज्ञान पढ़ते हैं एमएड में, बीएड में, तो वहां पे मेंटल हेल्थ अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है, तो उसको पूरा तैयार होता है। मैच्योरिटी जो अपन पूर्व में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीखने की प्रक्रिया में 2 तत्व है, तो यहाँ वापिस सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में बताया कि जो हमारा मैच्योरिटी लेवल है वो भी, मतलब जो मैंने कई उदाहरण आपको दे चुका है कि उम्र का और उसके लेवल का होता है, ज्यादा छोटेपन में भी नहीं सीख पाए, ज्यादा बड़े में भी दिक्कत आती है। मनोवैज्ञानिक कारण में आप प्रेरणा दीजिए, मोटिवेशन, इसलिए अधिगम में प्रेरणा का संबंध जो अलग से अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहां बता दिया कि प्रेरणा जो है सीखने में काम आती है। रुचि, जो रुझान है ना आपका, इसमें रुझान है, जुनून सवार हो गया, रुझान है, रुचि है, सीखने की इच्छा, सीखने की यदि इच्छा है
तो आप बुद्धि, बुद्धि को तो आपको करना है, बिना बुद्धि, बुद्धि से बड़ा कोई बल दुनिया में नहीं। पर्यावरण संबंधी कारण, क्या ना, आपका घर का वातावरण ही खराब है। पर्यावरण का मतलब ये नहीं पेड़ पौधे जीव जंतु, हर जगह हमारे चारों ओर जहां हम रह रहे हैं, स्कूल का वातावरण, घर का वातावरण, गली का वातावरण, मोहल्ले का वातावरण, नगर का वातावरण, गांव का वातावरण, सब वातावरण डिपेंड करता है। इसके अलावा जो अन्य कारक है वो एक विषय सामग्री, ना बच्चों के भी किताबें नहीं है, क्या पढ़ाएं। तो कंटेंट आपके पास विषय सामग्री हो, सीखने की विधियां अलग अलग, ह्यूरिस्टिक मेथड है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, विभिन्न प्रकार की जो हम बीएड एसटीसी में अपन विधियां पढ़ते हैं, उनमें से आपको गणित में कौन सी आगमन निगमन विधि का प्रयोग होता है, गणित में ज्यादातर, और साइंस में ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग होता है। बाकी लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन तो यही है कि अपन हायर क्लास में लेक्चर देते हैं, और खोज विधि है ना। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार प्रदर्शन तो होता है, लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये भी होता है। चाहे अपन 11 12 को पढ़ा रहे हैं तो आप लेक्चर दे रहे हो, लेकिन डिमोन्स्ट्रेशन भी आप साथ साथ बताओ, उसे कुछ लैब में बताओ, लेकिन जब तक तो ये फिर अभ्यास, क्लास वर्क, होमवर्क होता ही है, और टेस्ट लिए जाते हैं। आजकल तो टेस्ट का ज्यादा रुझान बना है, पहले तो फिर भी बहुत कम टेस्ट में विश्वास रखते थे, क्योंकि बच्चे बहस से पहले ही याद कर लेते थे। शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया, टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको इनोवेशन दिए जाते हैं, और किस प्रकार से वो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से। फिर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड किया था, रिजल्ट कैसा रहा, बच्चे पास, हेडमास्टर साहब पास, बच्चे फेल, हेडमास्टर साहब फेल। तो यानी सफलता और परिणाम का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, तो उसी के आधार पर अपन जो है इनको पढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से आप हमेशा ये ध्यान रखें। तो वापिस बता रहा हूं कि प्रयास और त्रुटि की जो उपयोगिता है वो गंभीर विषयों, गणित में, विज्ञान में, व्याकरण में, मतलब व्याकरण में गलती होती है, जब तक शुद्धि अशुद्धि पे हिंदी में कमांड नहीं आएगा, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, तो अपन नहीं हो, तो ट्रायल और एरर से उस पर बहुत बने। मंद बुद्धि बालकों के लिए वो गलती तो करेगा, मंद बुद्धि है, नाम है उसका मंद बुद्धि है, लेकिन वो अच्छा बन जाएगा, आपके प्रयास पॉजिटिव रहेंगे। और बहुत छोटे बालकों के लिए ये लागू नहीं होता है। छोटे बालक को तो सटीक, वो जिसकी लर्निंग अच्छी होती है, अच्छे बालक जो होते हैं उनको 2 और 2 4, आप 5 कहने को नहीं, हमारी मैडम ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। आपने मजाक में घर जाके दादाजी ने, नाना जी ने पूछा कि बच्चे बेटा 2 और 2 5 होते हैं, तो बच्चा कहेगा ना, मेरी मैडम ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, सटीक बोलेगा वो। तो इसलिए उसको ट्रायल एंड एरर में मत कोशिश करो, वो मंदबुद्धि बालक है उसके लिए लागू होता है। लेकिन जो छोटे बालक है, क्रिएटिव है, गॉड गिफ्टेड है, चंचल है, बालक हमेशा चंचल होना चाहिए, तो वो आपसे बिल्कुल साफ बोलेगा कि 2 और 2 4 होते हैं, और आपने उसको गलत चीज दी है तो वो तीसरे से उसकी तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा। कि अपन कहते हैं आंकड़े के पौधे के पास मत जा, आग के पौधे में भूत रहते हैं, वो कहेगा अंकल क्या इसमें भूत रहते हैं। बालक बड़ा जिज्ञासु होता है। कल परसों बाहर कोई बालिका खेल रही थी छोटी, तो बोले मेरे मम्मी ने कहा आग के पास मत जाना, भूत रहता है, मदार के पौधा जिसे होता है। तो कहने का मतलब था बालक उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपने उसको पागल बनाने की कोशिश की, लेकिन बालक जो है, क्रिएटिव जो बालक है, जो गॉड गिफ्टेड, जो चंचल है, वो दूसरे से वो पूछे, क्योंकि उसे स्थायी ज्ञान चाहिए। तो इसलिए मैं ये, बाकी अपन बच्चा बिगाड़ता है तो छोटे बालक, मैंने इसलिए छोटे बालक वर्ड यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वहां आपसे पूछ ले छोटे बालक पे ट्रायल एंड एरर विधि क्या अत्युत्तम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कि छोटा बालक कुशाग्र जो होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड बालक तो होते ही ज्यादातर 95-99% बालक जो है एक्टिव होते हैं, बालक चंचल होते हैं, बालक को हम ही गब्बू डब्बू बना देते हैं। 1% जरूर, चाहे वो आनुवंशिक कारण हो, चाहे वो पारिवारिक कारण हो, चाहे वो न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन के कारण हो, कुछ बच्चे मंदबुद्धि रह जाते हैं, कई फैक्टर्स हो जाते हैं उसके पीछे, वो भी अपन पढ़ेंगे, वंशानुक्रम, वातावरण और जो भी टॉपिक। लेकिन अभी अधिकम पे फोकस करें, रिलेटेड तो ही तरह, चाहे एनवायरमेंट पढ़ाते हैं तभी सारी बातें घूम करके आती है। तो बहुत छोटे बच्चे भी मतलब जो है इस प्रकार से ट्रायल एरर की बात पे आप ज्यादा वो नहीं रखें कि बच्चों को गलत बताएंगे तो वो सुधार करेंगे, वो गलत सीख जाएंगे। फिर मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये, वो गलत आप उनको सिखा दो 2 और 2 5 होते, तो वो जिंदगी भर कहेंगे 2 और 2 5 होते हैं। इसलिए बालक को स्थायी ज्ञान दो, अच्छा ज्ञान दो। और मैं बार बार भी कहता हूँ टीचर्स को, जब कभी भी, मैं हेडमास्टर भी रहा पहले मिडिल सेकेंडरी में, तो वहां पे कि आप कम पढ़ाओ, सही पढ़ाओ, कम चेक करो, कम होमवर्क दो, लेकिन सही करो। क्योंकि टीचर का मतलब ये होता है, टीचर कोई बहुत बड़ा पहलवान नहीं होना चाहिए, टीचर बहुत बड़ा कोई ज्ञाता नहीं होना चाहिए। टीचर का मतलब ये होता है कि टू द पॉइंट। ये तो टेक्निक इसलिए आपसे अभी रिट के एग्जाम से वो ये चाहता है, ये तो हम जोर दे रहे हैं यहाँ पे मनोविज्ञान में भी, कि आपको छोटी छोटी बातें इतनी अच्छी से आ जाए कि आप नौनिहाल को जब तक आप सेवाएं देते हैं 35 साल 37 साल, जो भी आपकी एज लिमिट से अनुसार रिटायरमेंट तक, तो उस समय आप आदि हो जाते हैं। अभ्यास तो बाद में तो आप सीखते ही हैं, बाद में तो आप ट्रेनिंग भी फेल हो जाती है कि आपको इनोवेशन जगह सेमिनार होती है, गोष्ठी होती है, आयोजन होते हैं,
उसके माध्यम से कई बार ट्रेनिंग दी जाती है, इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो अपन इस परीक्षा को हमें पास करना है और वहीं हम ज्ञान प्राप्त कर ले तो आगे भी हमारे लिए रास्ते सुलभ हो जाएंगे और हम आसान राह पे चलेंगे। और इन बातों को पढ़ाई में थी, लेकिन फिर वहां ध्यान नहीं दे पाए हम बीएड में या डीएलएड में। तो अब जो रिट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, वहां पे इन बातों को यदि अच्छे से पढ़ लोगे तो अपना कल्याण भी हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और आपके जीवन पर्यंत ये चीजें दिमाग में रखते हुए काम करने की कि हमें डायरी पढ़नी है, हमें मतलब जो है अच्छे एटिकेट से बोलना है, ये सब बच्चे टीचर जो मॉडल प्रतिमान है वो, तो इसलिए ये सब बातें आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को यदि ये लेसन अच्छा लग रहा है अधिगम और अपन इसके आगे पढ़ेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से लोगों को मैं एक बात साफ कहना चाहूंगा कि शुरुआत में साइंस, आई एम बीएससी इन बायोलॉजी, आई एम इन ज्योग्राफी, आई एम इन बीएड, लेकिन बीएड, एमएड, एमफिल इन एजुकेशन और पीजीडीएचई तो एक और कंटिन्यू 15 ईयर्स से बीएड कॉलेज का एक्सपीरियंस आता है कि मेन सब्जेक्ट है मेरा। तो मैंने कहा इस सब्जेक्ट की यूटिलिटी भी वीडियो के माध्यम से छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जाए। लेकिन जब आप इसको, तो जो हमारे अदर कॉम्पिटिशन्स के जो स्टूडेंट है और या स्टूडेंट है या 11th 12th के 10th की जो साइंस ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, अब उनका इससे रुझान थोड़ी रहेगा, उनके कोर्स में ही नहीं है, उनके पाठ्यक्रम में नहीं, तो बच्चा बट नेचुरल क्यों पढ़ेगा उसे? तो वो तो भाई साइंस का सर लेसन डालेंगे तभी देखेंगे। तो आप लोगों की जो इससे बीएड के डीएलएड के चाहे 4 देख रहे, 8 देख रहे, 16 देख रहे, 25 देख रहे, वो ज्यादा लोगों को आप व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक करें, जिससे क्या होगा कि मनोविज्ञान विषय से उनको लाभ मिलेगा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मुझे और ज्यादा मेहनत करके जितनी बारीकी की चीजें हैं उनको इसमें समावेशित करना है, क्योंकि स्टूडेंट जो रिट में बैठने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये बात आप थोड़ा इस पे अमल करें और ज्यादा शेयर करें, जिससे क्या होगा कि मैं दूसरे लोगों को जो लाभ नहीं दे रहा हूँ, लाभ सीधा अभी रिट के और फर्स्ट गेट सेकंड गेट के एग्जाम भी जिन है कुछ हो गए हैं तो वो भी विरक्त हैं, लेकिन अभी रिट के जो स्टूडेंट हैं, प्रतिभागी हैं, जो फार्म भरने वाले हैं, तैयारी में लगे हुए हैं और रिपीट कर रहे हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करने का उसे करें। धन्यवाद।